हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो अपने आज की नेक्स्ट क्लास है वो है भू संचलन एवं भू संतुलन से। ठीक है, अर्थ मूवमेंट एंड आइसोस्टेसी। ये दोनों ही क्लास है आपके फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर और लेवल असिस्टेंट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही टॉपिक हमने एक साथ लिए हैं और इनको डिटेल्स कवर करेंगे अपन। ठीक है, तो चलते हैं आपका पहला क्वेश्चन लेकर। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने संतुलन पर विचार किस विद्वान के संतुलन पर विचार एयरी से मत खाते हैं। ठीक है, संतुलन मतलब आइसोस्टेसी की बात कर रहा है, ये समस्थिति की। भू संतुलन, देखो भू संतुलन होता क्या है। सबसे पहले भू संतुलन की बात करते हैं। देखो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। उच्चावच से मतलब है पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, ठीक है, गड्ढे, जो भी हैं ये पृथ्वी पर उच्चावच पाए जाते हैं। देखो पर्वत हैं, ऊंचे होते हैं, मैदान हैं, देखो ये आपके पर्वत हैं, ये पठार हैं, ये फिर मैदान है और ये नीचे समुद्र तल कह सकते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, ये समुद्र तल। ठीक है, पर्वत की ऊंचाई सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद पठार की ऊंचाई होती है, फिर मैदान होता है, उसके बाद समुद्र तल। तो ये पृथ्वी कहीं पर इतना ऊंचा है, कहीं पर आपके पठार हैं और कहीं पर मैदान और कहीं पर उससे भी बहुत कम नई नीचाई या कम ऊंचाई मिलती है। लेकिन ये पृथ्वी इस तरह से स्थिर कैसे टिकी हुई है, ये इसको कहते हैं अपन भू संतुलन। यानी कि पृथ्वी पर कहीं पठार हैं, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, लेकिन पृथ्वी फिर भी अपना संतुलन बनाए हुए है, तो वो कहलाता है भू संतुलन। इस भू संतुलन को लेकर मेनली हम दो विचार पढ़ते हैं, और भी हैं पढ़ते तो 4-5 हैं, लेकिन मेनली दो पढ़ते हैं, एयरी का और प्राट का। एयरी का और प्राट का। तो यहाँ पे एयरी के मत के बारे में ये हमसे पूछ रहा है या बात कर रहा है, इससे किसके विचार मेल खाते हैं। तो एयरी के विचार की अगर बात करें तो एयरी ने कहा था कि जो भूखंड यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, जो भूखंड धरातल से जितना ऊंचा है, जो भूखंड धरातल से जितना ऊंचा है वो उतना ही धरातल के अंदर है। यानी कि जितनी ऊंचाई है उतनी ही वो धरातल के नीचे है। उन्होंने इस प्रकार से समझाया था, ये आपका धरातल है जैसे, ठीक है, ये आपके पर्वत हो गए, ये आपके पठार, ये मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, और ये आप समुद्र तल मान सकते हैं। सेम नीचे इन्होंने कहा था कि इनका घनत्व तो समान है। घनत्व मान लेते हैं, जैसे इनका 2.7 है, इसका 2.7, 2.7 इसका, 2.7 इसका, 2.7 इसका और 2.7 इसका। घनत्व तो समान है लेकिन की गहराई में अंतर है। यानी कि पर्वत है, चाहे वो कितना भी ऊंचा है, लेकिन घनत्व तो सबका समान है, वो पर्वत हो, पठार हो, चाहे मैदान हो, और लेकिन उनकी गहराई में अंतर है। जैसे
पर्वत ऊंचे हैं तो उतने उसने एयरी ने बताया था कि वो उतने ही धरातल के नीचे हैं। ऐसे ही पठार के बारे में कि पठार जितना ऊंचा है उतना ही नीचे है, और ऐसे ही मैदान के बारे में तो उन्होंने ये दिया था कि समान घनत्व समान घनत्व व असमान गहराई। ये मत था भू संतुलन को लेकर एयरी महोदय का। ठीक है, इस मत को हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी कहते हैं, यानी तैराव का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इस मत का अनुसरण किया था आपके हैफोर्ड ने, सॉरी होम्स ने। हैफोर्ड वे भी अलग है, इनका भी मत है, जॉली का भी है। तो एयरी के मत का जो अनुसरण किया था वो किया था होम्स महोदय ने। तो ये बातें थी कुछ एयरी के मत के बारे में, जो कि हम भू संतुलन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू संतुलन के बारे में यह किसने कहा कि बृहत स्तंभ कम घनत्व, लघु स्तंभ अधिक घनत्व। अभी हमने एयरी के बारे में पढ़ा, एयरी के साथ साथ एयरी का जो मत था उसको गलत बताते हुए या उसमें कमी निकालते हुए प्राट महोदय ने भी एक उसी के अनुसार मत दिया था। वो कैसे था देखो, इन्होंने कहा था बृहत स्तंभ कम घनत्व और लघु स्तंभ अधिक घनत्व। इन्होंने बताया था देखो ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है। ठीक है, उसी तरह इस तरफ इन्होंने इस तरह से दिया था कि बृहत स्तंभ, तो ये पर्वत हो गया आपका जो बृहत है, पठार हो गया, ये आपका मैदान हो गया। इन्होंने कहा था जो बृहद स्तंभ है उसका घनत्व कम है, यानी कि जो ऊंचा है, जैसे इसका घनत्व हम मान सकते हैं 2.7, पर्वत का घनत्व 2.7 है, पठार का घनत्व 2.8 है, और मैदान का घनत्व 2.9 है, और समुद्र तल की बात करें तो सब सर्वाधिक 3, इसको हम समुद्र तल कह सकते हैं। तो प्राट महोदय ने इस प्रकार अपना मत दिया था कि जो सबसे ऊंचा स्तंभ है या सबसे ऊंचा भूखंड है वो रखता है सबसे कम घनत्व। जैसे कि इसमें ये डायग्राम दिया था इसने कि पर्वत 2.7 घनत्व रखता है जो कि सबसे ऊंचा है यानी बृहत है, लेकिन पठार उससे कम छोटा है यानी उससे छोटा है पर्वत से, वो उससे ज़्यादा घनत्व रखता है। मैदान है वो उससे भी कम ज़्यादा घनत्व रखता है, और सर्वाधिक घनत्व रखता है कौन, समुद्र तल। तो ये बृहद स्तंभ कम घनत्व, इन्होंने ऐसे बोला था कि असमान गहराई और असमान घनत्व। असमान ऊंचाई कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि भूखंडों की ऊंचाई असमान है और उनका घनत्व भी असमान है। तो इस मत के बारे में इसे हम लॉ ऑफ कंपनसेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये मत दिया था प्राट महोदय ने, तो इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा प्राट। बृहद स्तंभ कम घनत्व, लघु स्तंभ अधिक घनत्व, जो कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार प्रस्तावित किया कि पर्वतों की जड़ें गहरी होती हैं। ठीक है, किसने प्रस्तावित किया कि पर्वतों की जड़ें गहरी होते हैं। मैंने एयरी महोदय के बारे में बताया था, उन्होंने कहा था कि जो इस भूखंड जितना ऊंचा है, जो भूखंड जितना ऊंचा है वो उतना ही धरातल में गहरा भी है। वही डायग्राम था, इन्होंने बताया था जैसे पर्वत ऊंचे हैं तो उतने ही गहरे कहाँ पे हैं, धरातल के अंदर हैं।
इस तरह से ये पर्वत हैं आपके, इन्होंने इसके बारे में बताया था। किसने बताया था? एयरी महोदय ने। इन्होंने कहा था कि पर्वत जितने ऊपर हैं उतने ही धरातल के अंदर भी हैं। तो ये है एयरी महोदय का मत। आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। समस्थिति की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? समस्थिति की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? समस्थिति वो ही है आपका भूसंतुलन भी कह सकते हैं इसको। भू संतुलन। तो सबसे पहले ये समस्थिति की संकल्पना किसने दी थी? डट्टन महोदय ने दी थी। डट्टन महोदय ने दी थी। आइसोस्टेसी आइसोस्टेसी ये शब्द है और जो बना है आइसोस्टेसियस से। ठीक है, तो डट्टन महोदय ने सबसे पहले भूसंतुलन की संकल्पना दी थी। एयरी प्राट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। हट्टन के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। हट्टन ने एक रूपतावाद सिद्धांत दिया था। एक दो इनके वाक्य थे या इनके कथन थे कि वर्तमान भूत की कुंजी है। जो प्रक्रम आज चल रहे हैं वो पहले भी यानी कि भूतकाल में भी संचालित थे, लेकिन उनकी प्रक्रिया में अंतर था। इस प्रकार से ये हट्टन ने कहा था। नेक्स्ट, क्षतिपूर्ति तल रेखा की संकल्पना। क्षतिपूर्ति तल रेखा की जो संकल्पना है वो किसने दी थी? देखो क्षतिपूर्ति तल होता क्या है। जैसे आपके धरातल या भूपरपट्टी के नीचे इस प्रकार एक तल पाया जाता है। ठीक है, जहां पर ये जो भूखंड हैं इनकी जड़ें होती हैं, भूखंडों की जड़ें होती हैं। ये पर्वत पठार मैदान है आपके। और इस समतल क्षतिपूर्ति तल रेखा की बात की थी आपके प्राट महोदय ने। यह है क्षतिपूर्ति तल। किसने दी थी? प्राट महोदय ने क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना। अगला है समस्थिति के संबंध में सर्वप्रथम किसने अपना मत दिया था? देखो एक तो सबसे पहले समस्थिति के बारे में किसने बताया था वो भी हमने पढ़ा था। डट्टन महोदय ने उसके बारे में बताया था। अब ये बोल रहा है समस्थिति के बारे में समस्थिति के संबंध में सर्वप्रथम अपना मत किसने दिया था? तो समस्थिति के संबंध में सबसे पहले मत दिया था एयरी महोदय ने। एयरी महोदय ने, जिसे हम तैराव का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तैराव का नियम इन्हीं का है। और समान गहराई असमान गहराई और
समान घनत्व के बारे में ही बताया था एयरी महोदय ने। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि जो भूखंड धरातल के जितना ऊपर है वो इतना ही धरातल के नीचे है, और इसीलिए इसको तैराव का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। असमान गहराई और समान घनत्व, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। असमान गहराई और समान घनत्व के बारे में किसने बताया था? ठीक है, तो इस आंसर है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। प्राट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, आर्थर होम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और जॉली जो कि अभी नेक्स्ट आएगा आपके लिए। अगला है हीस्केनन ने समस्थिति के संबंधित अपनी संकल्पना का प्रतिपादन कब किया था? हीस्केनन ने भी समस्थिति के बारे में बताया है। इन्होंने हीस्केनन ने एयरी और प्राट दोनों के मतों को सम्मिलित करके एक नया मत दिया है, अपने नाम से एक अपना मत दिया है, जो एयरी और प्राट के दोनों के मतों को मिलाकर दिया है, और वो दिया था इन्होंने 1933 में। हीस्केनन के मत की यदि बात की जाए संकल्पना की, तो 1933 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूसंतुलन या समस्थिति की संकल्पना सर्वप्रथम किस पर्वतमाला के संदर्भ में की गई? यानी कि भूसंतुलन या समस्थिति को सबसे पहले हमने कहाँ पर इसके बारे में सोचा या इसकी जानकारी मिली, हमें कैसे पता चला कि ये भी भूसंतुलन के बारे में भी कुछ होता है या ये क्यों होता है? तो ये सबसे पहले देखो, हिमालय पर्वत के संदर्भ में हमने सोचा था जब यहाँ पे सर्वेक्षण चल रहा था, इस एरिया का, हिमालय एरिया का सर्वेक्षण चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश में दो गांव थे, कल्याण और कल्याणपुरा। कल्याण और कल्याणपुरा, इन दो गांव के सर्वेक्षण में जो इनका अक्षांशीय विस्तार था, इनमें कुछ अंतर पाया गया, लगभग 5 सेकंड का अंतर पाया गया। तब जाकर ये देखा कि ये भूसंतुलन या भूसंचलन भी कोई चीज़ है, और वो हिमालय पर्वत के संदर्भ में हमने इसको देखा, और फिर इसके लिए आगे खोजें हुई, इस पर रिसर्च किए गए भूसंतुलन या भूसंतुलन पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय, राइट आंसर। पृथ्वी की सतह एवं समुद्र के नितल पर स्थित क्षेत्रों में संतुलन की दशा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह एवं समुद्र के नितल पर स्थित क्षेत्रों में संतुलन की दशा को क्या कहा जाता है? ये संतुलन की दशा ही कहलाती है समस्थिति की। एक तरह से परिभाषा है समस्थिति की, यानी कि पृथ्वी की सतह एवं समुद्र के नितल पर स्थित जो भूखंड है, यानी पर्वत पठार मैदान जो भूखंड है, जो भूखंड है ये तीनों किस तरह से अपनी स्थिति में टिके हुए हैं, पृथ्वी का संतुलन इनको लेकर कैसे बना हुआ है, ये भू संतुलन या सम स्थिति की कहलाती है, जो कि ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। भू संतुलन से अर्थ है या भू संतुलन का अर्थ क्या है? भू संतुलन का अर्थ अभी लास्ट में बताया था कि पृथ्वी पर जितने भी भूखंड पाए जाते हैं, पर्वत पठार या मैदान, वो भूखंड अपनी अलग अलग ऊंचाई लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी अपना संतुलन कैसे बनाए हुए है कि कहीं पे पर्वत है जो कि अधिक ऊंचाई है उसकी, और कहीं पे धरातल पे गड्ढे हैं या समुद्र तल है, वो और दोनों जगह में अंतर है, फिर भी उनमें संतुलन बना हुआ है, वो है भू संतुलन। देखते हैं ऑप्शन में, हिमालय एवं प्रशांत सागरीय गर्तों के मध्य संतुलन को क्या भू संतुलन कहते हैं? जी नहीं। अगला है पर्वतों का कम घनत्व मैदानों में स्वतः संतुलित होता है। पर्वतों का कम घनत्व मैदानों में स्वतः संतुलित होता है, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी पर निरंतर असंतुलन की दशा पाई जाती है, ये भी नहीं होगा।
पर्वत पठार मैदान के मध्य बृहत स्तर पर समस्थिति की, ये होगा। वही अभी परिभाषा है, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी थी। पर्वत पठार मैदान, इनके मध्य जो स्तर है उस पर समस्थिति की, यानी कि इनका संतुलन। कहीं पे पर्वत है, कहीं पे मैदान है और कहीं पे पठार है, लेकिन फिर भी पृथ्वी में संतुलन बना हुआ है, वही कहलाती है आपकी भू संतुलन या समस्थिति की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के किस भूगर्भवेत्ता ने सन 1889 में किया था? भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के भूगर्भवेत्ता ने सन 1889 में किया था। तो हमको ये देखना है कि ये भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले भू संतुलन यानी कि आइसोस्टेसी, सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था डट्टन महोदय ने। डट्टन ने ही सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, भू संतुलन के बारे में। और आइसोस्टेसी एक शब्द है, स्पेनिश शब्द है, जो कि आइसोस्टेसियस से बना है। और इसके बारे में बताया है आपको, एक बुक है स्टीयर्स की, अनस्टेबल अर्थ। और इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है भू संतुलन के बारे में, स्टीयर्स की बुक है, J.E. स्टीयर्स, अनस्टेबल अर्थ में। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉली ने 1925 में क्षतिपूर्ति तल के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया था। देखो, क्षतिपूर्ति तल के बारे में बताया था प्राट महोदय ने, लेकिन जॉली ने उसके स्थान पर अपना अलग शब्द के बारे में बताया था, वो था क्षतिपूर्ति कटिबंध। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्षतिपूर्ति तल दिया था प्राट महोदय ने, और क्षतिपूर्ति कटिबंध की यदि बात करें तो यह दिया था जॉली ने। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है तैराव का सिद्धांत। अभी मैंने बताया था लास्ट में एरी महोदय के बारे में, तैराव का सिद्धांत इन्होंने दिया था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी हम जिसको कह रहे थे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैराव का सिद्धांत, इसी को हम कह रहे थे असमान गहराई और समान घनत्व। और ये सब दिए थे किसने? एरी महोदय ने। तो एरी आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। समस्थिति के क्षेत्र में समतोल तल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, अभी समतोल तल था, क्या था? क्षतिपूर्ति तल। अगला है समतोल तल। ठीक है, समतोल तल ये वही क्षतिपूर्ति तल ही है, या क्षतिपूर्ति रेखा कह रहे थे जिसको। क्षतिपूर्ति तल, समतोल तल या क्षतिपूर्ति रेखा, यानी कि स्थल भाग के नीचे। ठीक है, स्थल भाग के नीचे जहां पर पर्वत पठार मैदान एक साथ मिलते हैं, वहां पे एक दलदली कह सकते हैं, या तरल, अर्ध तरल अवस्था में कह सकते हैं।
अर्ध तरल अवस्था में एक परत पाई जाती है जिसको हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, उसी को कहते हैं हम क्षतिपूर्ति तल, क्षतिपूर्ति रेखा या समतोल तल। और यदि समतोल तल के बारे में बात करें तो समतोल तल के बारे में बताया था हमको जॉली ने। ठीक है, समतोल तल के बारे में जॉली ने बताया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर समस्थिति की संकल्पना देने वाले विद्वान कौन थे? यानी कि भूकंप विज्ञान के आधार पर हमको समस्थिति के बारे में किसने बताया था? समस्थिति की और भूकंप विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर। तो देखो, भूकंप विज्ञान के सिद्धांतों की यदि बात करें तो भूकंप में हमने 3 तरंगें पढ़ी थी, तरंग P, S और L। 3 लहरें थी या तरंगें थी। P, S और L। P तरंग तीनों में गति करती है, तीनों माध्यमों में। ये केवल ठोस में गति करती है। और ये एक धरातलीय तरंग है। तो इसी के आधार पे, इन तरंगों के आधार पे ही प्राट महोदय ने बताया कि एयरी महोदय ने तो बताया था कि ये भूखंड जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, यानी कि पर्वत जितना ऊंचा है वो उतना धरातल में भी है। लेकिन प्राट महोदय ने इन तरंगों या भूकंप के विज्ञान के आधार पे बताया कि जब तरंगें, ये भूकंपीय तरंगें जाती हैं, मतलब भूगर्भ में चलती हैं, तो इनकी जो पी तरंग है, इनकी गति एक साथ कम हो जाती है, गति में कमी आती है। तो इन्होंने बताया जब पी तरंगें तरल अवस्था में प्रवेश करती हैं, तरल अवस्था में प्रवेश करती हैं, तो गति में क्या होता है? गति में कमी आती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये भूखंड जितने ऊपर है उतने नीचे ना होकर एक क्षतिपूर्ति रेखा है, यानी कि तरल रेखा है, उसके ऊपर ये बने हुए हैं। इस तरह से बने हुए हैं, ना कि ये जितने ऊपर हैं उतना नीचे हैं। तो इसके बारे में हमको बताया था किसने? प्राट महोदय ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होते हैं? ये आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट अपने 2 टॉपिक थे ना, भू संचलन और भू संतुलन। तो यहाँ से भू संचलन पैदा होता, आपका टॉपिक स्टार्ट होता है भू संचलन, यानी अर्थ मूवमेंट। देखो, अर्थ में, पृथ्वी में 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, भ्रंशन और बलन। देखो, भ्रंशन किसे कहते हैं और बलन कहते हैं। भ्रंशन में देखो, एक भूभाग एक भ्रंश रेखा के सहारे, एक भूभाग एक भ्रंश रेखा के सहारे विपरीत दिशा में गति करता है, ये तो कहलाता है भ्रंशन। और जब एक भूभाग एक भ्रंश रेखा के सहारे आमने सामने गति करता है, और आमने सामने गति करके इनमें बलन पैदा होता है, उसे तो कहते हैं हम बलन। और जब विपरीत दिशा में गति करके यहाँ पे एक क्रैक या भ्रंश पैदा होता है, उसे अपन कहते हैं भ्रंशन।
तो ये दो प्रकार की प्रक्रिया होती हैं भू संचलन के दौरान। अब हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है। जब बलन की क्रिया होती है तो अपनति और अवनति का निर्माण होता है। अपनति इस तरह से फोल्ड पड़ जाते हैं, यानी कि बलन पड़ जाता है। इस तरह से बलन पड़ जाते हैं और जो ऊपरी भाग है जो ऊपर उठ जाता है उसे तो कहते हैं अपन अपनति। अपनति और जो भाग नीचे चला जाता है उसे कहते हैं अभिनति। अपनति को ही हम निर्गमन, अपनति को ही निर्गमन या उन्मज्जन, उन्मज्जन कहते हैं और अभिनति को ही अपन निमज्जन कहते हैं। ठीक है, जो ऊपरी भाग है उसको अपनति, फोल्ड पड़ते टाइम ऊपरी भाग जो उठ जाता है उसे अपनति कहते हैं और जो भाग नीचे चला जाता है उसे हम अभिनति कहते हैं। और आपसे बात कर रहा है निम्नावलन, तो निम्नावलन का मतलब है जो भाग नीचे चला जाता है, इसी को हम निम्नावलन भी कहते हैं। बलन के दौरान जो ऊपर चला जाता है उसे उच्चावलन कहते हैं और जो भाग नीचे चला जाता है उसे निम्नावलन कहते हैं। और ये क्रिया होती है परपटी के मुड़ने के समय, यानी कि बलन जब पड़ता है और बलन पड़ता है तभी परपटी यानी कि धरातलीय भाग मुड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्नावलन की क्रिया कब होती है, जब परपटी में फोल्ड पड़ते हैं या बलन पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वलय में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हों, यह किस प्रकार के बलन का उदाहरण है। देखो बलन कई प्रकार के होते हैं, मतलब उनके बलन, जब बलन इस प्रकार का होता है यानी कि दोनों भुजाओं में समान कोण होता है, दोनों भुजाओं में समान कोण होता है तो उसे समनत बलन कहते हैं। जब एक बलन का कोण होता है, बलन के एक भुजा का कोण होता है समकोण और एक का समकोण के अलावा कोई भी कोण हो सकता है, उसे कहते हैं हम, ये तो होता है सममित बलन और ये होता है असममित बलन। ठीक है, यानी कि बलन पड़ने के कोणों के हिसाब से या उनके बनावट के हिसाब से हम इनको कई प्रकार के बलनों में बांटते हैं। तो हमसे इनमें से पूछा है कि किनारे के समानांतर एक दूसरे के क्षैतिज भी हों, जब बलन पड़ता है तो किनारे क्षैतिज हो जाते हैं। देखो इस तरह से, इस तरह से बलन पड़ जाता है और वो समानांतर हो जाते हैं, यानी कि बलन की दोनों भुजाएं इस तरह से मुड़ती हैं कि वो दोनों भुजाएं समानांतर आ जाती हैं, इस तरह से समानांतर आ जाती हैं। तो उसे कौन सा बलन कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपन शयान बलन। एक बार और देखो, यदि किसी वलय में वलय के दोनों किनारे समानांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो जाते हैं, देखो समानांतर भी हो गए और क्षैतिज भी हो गए, ये बलन है। इस तरह से फोल्ड पड़ा कि दोनों किनारे समानांतर और क्षैतिज भी हो गए, तो उसे हम शयान बलन कहते हैं। यह है शयान बलन का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जात यानी एंडोजेनेटिक फोर्स बल क्षैतिज रूप से कार्य करे जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होते हैं,
और परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्थल रूप का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया कही जाती है। देखो आंतरिक बल होता है, आंतरिक बल दो प्रकार से कार्य करता है, मैंने बताया था, जिसमें भ्रंश पैदा होते हैं और बलन पैदा होते हैं। तो बलन से ये कह रहा है जिसके दबाव और तनाव से कि होते हैं और परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है, बड़ी गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है। स्थल रूप का निर्माण होता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी बलन से हो रहा है। अब इनमें से देखो, पालीकरण, पलीयकरण ये नहीं होगा, दरारीकरण भ्रंशन के समय होता है, और भ्रंशीकरण भी भ्रंशन के समय होता है। लेकिन संबलीकरण है जो अंतर्जात बलों के द्वारा जो बलन पड़ते हैं उनसे इस आकृति का निर्माण होता है, एक बड़ी गुंबदाकार आकृति का। तो इसका आंसर आपका डी, संबलीकरण। अब है लाल सागर, इनमें से किस का एक उदाहरण है। लाल सागर एक घाटी है, इनमें से कौन सी घाटी है वो हम देखते हैं। देखो अभिनति घाटी के बारे में अभी हमने बात की थी। अभिनति घाटी का है कि जब फोल्ड पड़ते हैं या बलन पड़ते हैं इस तरह से, जो ऊपर चला जाता है ये तो अपनति कहलाता है, और जो नीचे चला जाता है इसको हम अभिनति कहते हैं। भ्रंश घाटी, देखो भ्रंश घाटी जब एक स्थल भाग है और एक स्थल भाग के आसपास के जो क्षेत्र हैं ये स्थिर हैं, और ये इसमें धसाव हो गया। देखो आंतरिक शक्तियों के कारण या आंतरिक जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं उनके कारण किसी स्थल भाग में धसाव पैदा हो गया और उसके आसपास के जो भाग हैं वो स्थिर रह गए। उस प्रकार से एक घाटी का जो निर्माण होगा, उस प्रकार से जो घाटी बनती है उसे अपन कहते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी। और अपर्दित घाटी की यदि बात करें, ठीक है, अपर्दित घाटी की यदि बात करें तो ये नदियों द्वारा जब कटाव किया जाता है उस कटाव से जिस घाटी का निर्माण होता है, जैसे वी आकार की घाटी हो गई, कैनियन हो गया आपका, गॉर्ज हो गया, वो होता है आपकी अपर्दित घाटी। और ज्वालामुखी संरचना तो ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान बनती है। तो लाल सागर की यदि हम बात करें तो लाल सागर एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। लाल सागर एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। तीनों घाटियों के बारे में हमने चर्चा की। अगला है दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित सकराखंड या ब्लॉक कहलाता है। दो सामान्य भ्रंशों के बीच सकरा ब्लॉक कहलाता है। देखो दो सामान्य भ्रंश हैं, इनके बीच एक उत्थित भूभाग है, यानी उठा हुआ भाग है, ठीक है। ये सामान्य है यानी स्थिर हैं, और ये ऊपर उठ गया है यानी कि इसमें उत्थान हुआ है, ये कर रहा है बात। तो इसको अपन कहते हैं होस्ट पर्वत। ये होस्ट पर्वत।
यहाँ पे हम देखो दो स्थिति देखते हैं। इस प्रकार जो स्थिति बनती है, दो भूभाग स्थिर हैं और उनके बीचवा भाग यदि उठ जाता है यानी उत्थान उसमें हो जाता है तो बनता है होस्ट पर्वत। और यही स्थिति जब उल्टी हो जाती है, जैसे देखो ये तो हो गया होस्ट पर्वत आपका, और जब दो भूभाग ये स्थिर है, ठीक है, और ये इनमें आ गया धसाव, यानी कि नीचे चले गए। एक आकृति बनती है ये। देखो इसे तो अपन कहते हैं जो ऊपर वाला है, जो दो स्थिर भूभाग हैं इनके बीच का भाग में उत्थान हो गया या ऊपर उठ गया, तो इसे तो कहेंगे अपन होस्ट पर्वत। इसका उदाहरण होस्ट पर्वत ही है जो जर्मनी में स्थित है। और इस स्थलाकृति की यदि बात करेंगे तो इसे कहेंगे अपन ब्लॉक पर्वत। जैसे आपका सतपुड़ा पर्वत जो है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब एक भूभाग का बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और आसपास के भाग स्थिर रह जाते हैं उसे तो कहते हैं अपन होस्ट पर्वत। और जब एक भूभाग स्थिर रह जाता है उसके आसपास के भागों में धसाव या नीचे चले जाते हैं उसे कहते हैं अपन ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब है आनत शैल संस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं। ठीक है, आनत शैल संस्तर की बात कर रहा है कि जब भ्रंशन पैदा होता है उस भ्रंशन में जो भ्रंश होते हैं, देखो इस प्रकार ये एक भूभाग था, इसमें भ्रंशन पैदा हुआ और भ्रंशन पैदा इसको तो अपन कहते हैं भ्रंश रेखा, भ्रंश रेखा। और ये जो तल है इसको कहते हैं भ्रंश तल। और ये एक क्षैतिज रेखा है, ये दोनों की एक क्षैतिज रेखा है, इसे अपन कहते हैं नति। ठीक है, एक क्षैतिज रेखा है, इसे नति कोण कहते हैं। इसके साथ जो कोण बनाने वाली एक रेखा होती है उसे कोण कहते हैं। और इस रेखा के सारे एक समकोण बनाने वाली भी एक रेखा होती है उसे कहते हैं अपन नतिलंब। अपनति अवनति के बारे में आपको बता चुका हूं। अपनति ऊपर उठा हुआ भाग होता है और अवनति नीचे वाला भाग होता है, जो भाग नीचे चला जाता है, इसको कहते हैं अपन नति। और नति पर जो कोण बनाने वाली एक रेखा होती है उसे कहते हैं अपन नतिलंब। ये जो दो भूभाग हैं इनमें आप भ्रंश पड़ा और इस प्रकार जिस तल पर यह क्षैतिज दिशा में होता है उसे कहते हैं अपन नति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, पता है हर एग्जाम में पूछे गए, पिछले एग्जामों के पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तनाव के कारण नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक ओर से ऊपर धकेला जाता है या ऊपर के रूप में संदर्भित है और फेंका जाता है, यह खाली जगह के रूप में संदर्भित है। ये देखो भ्रंश के कुछ नाम दिए हुए हैं,
इनके बारे में एक बार देखते हैं। एक भ्रंश होता है, कुछ सामान्य भ्रंश होता है। ठीक है, इसे तो कहते हैं अपन सामान्य भ्रंश। एक भ्रंश रेखा के सहारे जब दो भूभाग एक दूसरे से दूर हट जाते हैं उसे तो कहते हैं सामान्य भ्रंश। और जब एक भ्रंश रेखा के सहारे दो भूभाग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे देखो इसे कहते हैं उत्क्रम भ्रंश। उत्क्रम भ्रंश कह लो या व्युत्क्रम भ्रंश कह लो। ठीक है, नतिलम सर्पण भ्रंश के बारे में मैंने अभी बताया ही था आपको। क्षैतिज रेखा के सारे जो भ्रंश रेखा जब क्षैतिज रेखा के सारे कोई कोण बनाती है तो उसे कहते हैं अपन नति, और नति के साथ जो एक रेखा कोण बनाती है उसे कहते हैं अपन नतिलंब। ठीक है, और ये दो प्रकार के भ्रंश हैं, सामान्य भ्रंश और उत्क्रम भ्रंश। अब क्वेश्चन देखते हैं। तनाव के कारण नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक ओर से ऊपर धकेला जाता है, जैसे कि ये, और संदर्भ तक और फेंका जाता है। यह एक रूप से किससे संदर्भित है? ये व्युत्क्रम भ्रंश है। कौन सा है आपका? व्युत्क्रम भ्रंश। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, जब चट्टानों में दरार पड़ने के बाद इसके दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं और एक खंड दूसरे पर आरोपित हो जाता है तो उसे कहते हैं, अभी लास्ट मैंने बताया ही है, जब दो भ्रंशकाकार दूर दूर हट जाते हैं, भ्रंशकाकार जब दूर दूर हट जाते हैं उसे तो कहते हैं सामान्य भ्रंश, और जब भ्रंशकाकार एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं उसे कहते हैं हम व्युत्क्रम भ्रंश। और जब ऐसी स्थिति व्युत्क्रम भ्रंश वाली स्थिति कई बार बन जाती है, यानी कि एक ही साथ बन जाती है, तो उसे कहते हैं अपन सोपानी भ्रंश। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बलन द्वारा निर्मित नहीं होती है? बलन से निर्मित आकृतियों के बारे में अभी हमने चर्चा की थी, तो इनमें से कौन सी आकृति बलन द्वारा निर्मित नहीं होती है? अपनति बनती है, ठीक है, बलन से ही बनती है। अपनति अभिनति के बारे में मैंने बताया था, देखो अपनति और इसे कहते हैं अभिनति, ये दोनों बलन से बन रही है। ग्रीवाखंड की यदि बात करें, जब बलन इतना मतलब इतना तीव्र हो जाता है कि एक बलन का एक भाग टूट के दूसरे भाग के ऊपर चला जाता है। जब बलन इतना तीव्र होता है कि उसका एक किनारा टूट के बलन का दूसरे किनारे के ऊपर जाकर गिर जाता है, उसे कहते हैं अपन ग्रीवाखंड या नापे। देखो ये एक बलन की दो भुजाएं थी, एक भुजा के ऊपर दूसरी भुजा टूटकर गिर गई, तो उसे अपन कहेंगे नापे या ग्रीवाखंड। और उत्खंड जो होता है इसका निर्माण बलन से नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, अपनति, समअभिनति और नापे या ग्रीवाखंड। नेक्स्ट, क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न बलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है, क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न बलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे कहते हैं, अभी बताया था दोनों चीजें। जब बलन के द्वारा कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे अपनति कहते हैं, जो नीचे चला जाता है उसे अभिनति कहते हैं। जब भ्रंशन क्रिया होती है तो भ्रंशकागार
जब क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाता है उसे नति कहते हैं, और नति के साथ जो समकोण बनाने वाली एक रेखा होती है उसे नतिलंब कहते हैं। अभिनति नीचे जाने वाला भाग, अपनति ऊपर जाने वाला भाग, नति क्षैतिज तल के सहारे, क्षैतिज तल के सहारे कोण बनाने वाली रेखा होती है, और नतिलंब जो नति के सहारे समकोण बनाने वाली एक रेखा होती है उसे अपन नतिलंब कहते हैं। नीचे की बात कर रहा है तो नीचे कौन सा है? अभिनति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बलन की दो भुजाओं के मध्य अधिक कोण हो तो उसे कहते हैं। देखो बलन के अधिक कोण और न्यून कोण भी होते हैं। देखो इसको हम खुला बलन या बंद बलन भी कहते हैं। खुला बलन और बंद बलन। खुला बलन कैसे कहते हैं? जब बलन की दोनों भुजाओं के बीच, बलन की दोनों भुजाओं के बीच अधिक कोण बन रहा हो, अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे कहेंगे अपन खुला बलन। और बलन की दोनों भुजाओं के बीच न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, उसे अपन कहेंगे बंद बलन। तो समनत, एकनत, समनत हमने देखा था, समनत को कहेंगे, समनत का भी देखो लिख लेते हैं, लिख देता हूं आपको यहां पर। समनत जिसकी दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हों, उसे कहेंगे हमें समनत। और एकनत की यदि बात करें, एकनत होता है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री पे झुकी हो, अन्य दूसरी भुजा अन्य प्रकार से झुकी हो। खुला बलन, बंद बलन, समनत और एकनत। अब पूछ क्या रहा है? देखो बलन की दो भुजाएं मध्य अधिक कोण हो, अधिक कोण हो तो खुला बलन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। धरातल के तनाव मूलक संचलन से निम्न में से किस प्रकार के पर्वत बन सकते हैं? यानी कि तनाव मूलक बल द्वारा किस प्रकार के पर्वत बनते हैं संचलन द्वारा? देखो अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं, अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं वो प्राचीन पर्वत होते हैं जो अभी वर्तमान में जिनका अपरदन ज़्यादातर हो चुका है और एक अवशिष्ट की तरह बचे हुए हैं। बलित पर्वत की यदि बात करें तो ये बलन द्वारा निर्मित होते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों की यदि बात करें तो इनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा होता है। भ्रंशोत्त पर्वतों की यदि बात करें तो भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण भ्रंशन से होता है या तनावमूलक बल से होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बलन या फोल्ड्स, जिसमें एक छोर सतत ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका रहता है जबकि दूसरा समकोण पर तीव्रता से झुका होता है तथा ढाल लगभग ऊर्ध्वाधर होता है, जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि समनत, जिसकी दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई हो, उसे तो अपन कहते हैं समनत। और एकनत की यदि बात करें, इसकी एक भुजा समकोण पर झुकी हुई हो और एक भुजा अन्य किसी कोण पर झुकी हुई हो, तो उसको कहते हैं अपन एकनत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यही है। पूछ रहा है कि एक तो ढाल को मध्यम ढंग से झुका रहता है जबकि दूसरा समकोण पर झुका रहता है, तो एकनत आपका राइट आंसर। इसमें पूछ रहा है महान हिमालय की संरचनात्मक विशेषता है। तो महान हिमालय की यदि संरचनात्मक विशेषता की यदि बात करते हैं तो वो है आपकी नापे, यानी कि जो गढ़वाल हिमालय है उसमें नापे की प्रकार की स्थलाकृतियां हमको देखने को मिलती हैं, इसलिए बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, अपनतिक बलन के नीचे या अभिनति के आधार पर में लेंस आकार का आग्नेय अंतर्वेदन क्या कहलाता है? में लेंस आकार का, देखो मैंने जब ज्वालामुखी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करवाए थे तो उसमें ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियां बताई थी। दो प्रकार की स्थलाकृतियां बताई थी, पृथ्वी के धरातल में बनने वाली स्थलाकृतियां और बाहर बनने, यानी बहिर्वेदी यानी बाहर बनने वाली स्थलाकृतियां धरातल से, और अंतर्वेदी जो धरातल के अंदर बनने वाली स्थलाकृतियां। लेपोलिथ के बारे में मैंने बताया था कि लेपोलिथ देखो तस्तरी नुमा आकार की जो स्थलाकृति होती है, तस्तरी नुमा आकार की स्थलाकृति जो होती है वो होती है लेपोलिथ। लेकोलिथ की यदि बात करें तो धरातल के पास धरातल के नजदीक जो स्थलाकृति बनती है गुंबदाकार, उसे कहते हैं अपन लेकोलिथ। फेकोलिथ की यदि बात करें तो इस प्रकार लावा का जमाव अपनति या अवनति के रूप में या एक लहरनुमा जमाव जो होता है उसे अपन फेकोलिथ कहते हैं। और बैथोलिथ की यदि बात करें तो बैथोलिथ धरातल में, धरातल की गहराई में धरातल की गहराई में जो गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है उसे अपन बैथोलिथ कहते हैं। तो बात कर रहा है आधार पर लेंस आकार, तो लेंस आकार के जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वो होती है आपकी फेकोलिथ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन भू संचलन और भू संतुलन के। तो क्लास को सपोर्ट करें, जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो क्लासेस हैं आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर और लैब असिस्टेंट, उसके साथ साथ डीएसएसबी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस पीजीटी, यूपी पीजीटी आदि में आपको सहयोगी सिद्ध होंगी। थैंक यू।